हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबी से क्लास 10th हिंदी क्षितिज के गद्य खंड के अध्याय नंबर 10 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है ना, जो किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसके एक एक बिंदु को अपन समझेंगे। पाठ क्या है, पाठ क्या बोलता है, पाठ के अंदर क्या है, और जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनके जीवन परिचय को भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से संभवतः एक प्रश्न जरूर आता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि इन कवि का कवि परिचय लिखो। ये गद्य खंड में से दो कवि परिचय आपसे पूछे जाते हैं ना, तो अपन को तैयार करने हैं। ठीक है, लेखक परिचय अपन को ध्यान में रखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, है ना। सबसे पहले अपन इस कड़ी के अंतर्गत, इस पाठ की कड़ी के अंदर क्या प्रारंभ करेंगे, लेखक परिचय, है ना। लेखक परिचय को समझेंगे, यानी जो आपको चित्र दे रखा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चित्र है ना। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनका अपन जीवन परिचय देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसा परिवार में जन्म हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, है ना। तो ये सारी घटनाएं इनसे जुड़ी हुई है ना। ये किस क्षेत्र के, साहित्य के किस क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे, उन सभी विचार, उन्हीं सब बातों पर अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में कहाँ हुआ, काशी में के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ। कब हुआ, 1850 में हुआ। कैसे परिवार में हुआ, प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। प्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है, विशेषण, है ना। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है गौरवपूर्ण परिवार में, है ना। गौरवपूर्ण परिवार में, या हम कह सकते हैं माननीय परिवार में, ऑनरेबल, है ना। प्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है, ऑनरेबल, है ना। ऑनरेबल परिवार में हुआ था, माननीय परिवार में हुआ था। उनके पिता यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। यानी ये इनको, जो इनका क्षेत्र था, यानी शिक्षा का जो क्षेत्र था, इनके बचपन से ही इनको मिला है। हम कह सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे श्री गोपाल चंद्र जी, वो भी हिंदी के अच्छे कवि थे, लिख रखा है ना। तो इनको विरासत में ही ये गुण प्राप्त हुआ है। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। वापिस से समझेंगे, भारतेंदु जी के बाल्यकाल में यानी बाल्य अवस्था में ही, जब ये छोटे थे, भारतेंदु जब ये छोटे थे, तो उनके पिता यानी गोपाल चंद्र जी का आकस्मिक यानी अचानक से देहावसान, यानी मर गए वो, है ना। देहावसान यानी उनका देहांत हो गया, वे मर गए। और मरने के बाद वे यानी जो भारतेंदु जी थे, उस विपुल संपत्ति, विपुल का अर्थ क्या होता है, विपुल यानी फुल, है ना। फुल से समझते ना, फुल यानी पूरा, भरा पूरा, विपुल संपत्ति यानी भरी पूरी संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए यानी वारिस रह गए। वो जो विपुल संपत्ति थी ना, विपुल का अर्थ आप समझ रहे हो ना, फुल होता है। इसको हम प्रॉस्पिरियस भी कह सकते हैं। विपुल यानी भरा पूरा, है ना, भरा पूरा संपत्ति के, या फिर अधिक संपत्ति के, है ना, या प्रचुर संपत्ति के, बहुत से वर्ड हैं, लेकिन आपको याद रखना है विपुल से भरा पूरा, है ना, भरी पूरी संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। यानी उन्होंने ये जितनी भी इनकी विपुल संपत्ति थी, यानी इतनी सारी जो संपत्ति थी, भरी पूरी संपत्ति जो थी, उन्होंने किस में लगा दी, अपनी प्लेजर में नहीं लगाई, है ना। अपनी प्लेजर यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं लगाई। कहाँ लगाई, लोक सेवा में। लोक सेवा यानी सामाजिक कार्यों में लगाई, और साहित्य सेवा में, यानी जिसके ये ज्ञानी थे, विशेषज्ञ थे, साहित्य सेवा में यानी लिटरेचर में लगाई, है ना। आगे लिख रखा है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल, इनके द्वारा एक स्थापित हाई स्कूल भी है, जो कहाँ है, बनारस में है। अब उसका नाम क्या रख दिया गया, हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है ना। इनके द्वारा एक हाई स्कूल भी
चलाया गया था, कहाँ पर, बनारस में, और उसका नाम क्या रखा है, हरिश्चंद्र कॉलेज, है ना। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, है ना, क्योंकि मैंने बोला बचपन से ही इनके जो पिता थे वो हिंदी के अच्छे कवि थे, तो ये तो होना ही था कि यदि पिता है तो पुत्र भी बहुत अच्छी तरीके से उसको ट्रीट किया होगा पिता ने। तो यहाँ लिख रखा है वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र का अर्थ क्या होता है, कुशाग्र मतलब होता है शार्प, है ना, शार्प बुद्धि यानी तीव्र, शार्प को हम कह सकते हैं तीव्र, तेज, है ना, तीखा, नुकीला, कुशाग्र, है ना, मर्मज्ञ जिसे हम कहते हैं। वह जन्म से कुशाग्र यानी तेज बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट, है ना, प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट, जिसको हम कहते हैं चमकदार, मेधावी। जो बोलते हैं मेधावी छात्र होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति थे। वे जन्म से ही तेज बुद्धि और मेधावी थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। कविता करने यानी कविता लिखने का, कविता पढ़ने का, ये शौक भी इनको कहाँ पर था, बचपन से ही था। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है शौक, है ना, ये होता है तद्भव शब्द। इसको विषय में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको अभी ध्यान रखो। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। बताइए, जिस उम्र में बच्चे को ये पता नहीं होता कि भविष्य में क्या करना है, उस समय तो इन्होंने क्या करना, ग्रंथ रचना आरंभ कर दिया था। ग्रंथ का अर्थ समझते हो ना, गीता, गीता क्या है, धर्म ग्रंथ कहलाता है। ग्रंथों की रचना स्टार्ट कर दी थी। 30-35 की आयु में नहीं, 50 की आयु में नहीं, 60 की आयु में नहीं, 16 वर्ष की आयु में। कितने, लड़कपन की उम्र में, ठीक है ना, एडोलेसेंट जो एज होती है हमारी, किशोर अवस्था, है ना, उस अवस्था में ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी भाई। इसी प्रतिभा के धनी कौन थे, शिवाजी महाराज। हमारे जो शिवाजी महाराज हैं वो भी इसी प्रकृति के थे। उन्होंने भी अपने बाल्य अवस्था में ही ग्रंथों की रचना कर दी थी, वेद ग्रंथ और पता नहीं क्या क्या लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में, अल्प आयु यानी बहुत ही कम आयु में, लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। यानी 1850 में तो वो क्या हुए, जन्मे, और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कुल 35 वर्ष तक की आयु उन्होंने जिया। जीवन काल उनका कितना था, 35 वर्ष का था। देखिए 35 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया कि आज हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं, है ना, आज हम उनकी कृतियों को पढ़ रहे हैं, हम उनके लेखों को पढ़ रहे हैं, हम उनके रचनाओं को पढ़ रहे हैं। इतना गहरा उन्होंने छाप छोड़ दी। कितने जीवन काल में, 35 वर्ष की, मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने इतना सारा कार्य कर दिया। अपन को भी ऐसे ही बनना है, ठीक है। अपन को भी, अपन जब, साहित्य का मतलब ही क्या है, साहित्य का यही मतलब है कि हम चीजों को सीखें, उनको ग्रहण करें, उनसे कुछ सीखें, ठीक है ना। तो हमारे को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से सीखना है कि 16 वर्ष की आयु में तो उन्होंने क्या कर दिया, ग्रंथ की रचना कर डाली। अरे भैया, है ना, तो ये देखना है। कुशाग्र बुद्धि, व जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। तो इन चीजों को अपन को सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके विषय में और भी दे रखा है, पुस्तक में लिख रखा है, भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु को वर्तमान यानी आज के समय का हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक यानी होता है प्रमोटर, है ना, जो किसी चीज को प्रमोट करता है ना। प्रमोट का अर्थ समझते हो ना, नहीं समझते क्या, ओरिजिनेटर, यानी जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिनल, जिसने गद्य को आगे बढ़ाया, गद्य की महिमा करी, गद्य को समझा खुद ने पहले और उस चीज को आगे बढ़ाया, यानी प्रमोटर, ओरिजिनेटर, या अपन कह सकते हैं जनक या प्रणेता, या हम बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आपको, भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रमोटर या ओरिजिनेटर या जनक माना जाता है। यानी कि हिंदी में गद्य का यही लाए थे, कौन, भारतेंदु जी ही लाए थे, किसको, गद्य को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिख रखा है, भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। स्थायी यानी परमानेंट प्रभाव पड़ा है ना। परमानेंट प्रभाव का अर्थ तो आप सभी समझते हैं, कक्षा 10 तक आ रखे हैं। प्रभाव यानी इफेक्ट पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा
उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। परिमार्जित, परिमार्जित का अर्थ क्या होता है? रिफाइंड, रिफाइंड, ठीक है ना। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर, परिमार्जित यानी रिफाइंड, उनको हम बोलते हैं ना रिफाइन करो भाई, है ना। जो गंदा पानी है यानी जो पानी है ना, उसको रिफाइन करके दो भाई, उसको छान के दो, उसको अच्छा करके दो, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज करी इन्होंने, गद्य की भाषा को, जो गद्य की भाषा थी उसको रिफाइन कर दिया, मतलब पूरी तरीके से परिमार्जित कर दिया, कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। इसी प्रकार से हम पानी को भी करते हैं कि एक पानी होता है ना, एक मशीन होती है ना, जिसे हम कहते हैं वाटर कूलर। वो क्या करती है, जो नॉर्मल वाटर होता है उसको मिनरल वाटर बना देती है ना। तो इसी प्रकार से यानी वो पानी को कैसा कर देती है, मधुर कर देती है, स्वच्छ कर देती है। इसी प्रकार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने जो गद्य की भाषा थी, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पानी रूपी भाषा, है ना, जल रूपी भाषा बता रहा हूँ, तो आप समझिए जल को अपन को किसकी भांति समझना है, भाषा की भांति। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या करा, जो गद्य की भाषा थी उसको परिमार्जित कर दिया, उसको स्वच्छ कर दिया, उसको रिफाइंड कर दिया। फिर रिफाइंड करके उन्होंने उसको कैसा बनाया, कैसा बनाया, मधुर बनाया और स्वच्छ बनाया। क्लियर है। अब भैया उन्होंने इतना सब कुछ करा तो उनको एक नाम दे दिया गया, वे सुधारवादी थे। सुधारवादी यानी सुधार में विश्वास करने वाले थे। उन्होंने बहुत से क्या करे, सुधार करे, जैसे गद्य का प्रवर्तक बने, है ना। फिर भाषा और साहित्य दोनों का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने भाषा, गद्य की जो भाषा थी उसको परिमार्जित करा। तो उन्होंने कितने सारे अपने जीवन काल में कितने सारे सुधार करे। तो बड़े जो दार्शनिक थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या बोल दिया, सुधारवादी। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन और नवीन यानी प्राचीन और नवीन यानी नया का सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ क्या होता है, हार्मनी, है ना। और अपन इसको हिंदी में बोले तो मेल, है ना। प्राचीन और नवीन का जो मेल था, संगति थी, है ना। प्राचीन और नवीन का जो मेल, संगति या हार्मनी थी, भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यानी वो चीजों को इस प्रकार से समझाते थे कि वो पुरानी चीजों को भी लेते थे और नई चीजों को, दोनों को मिक्स करके, उन दोनों का मेल करके एक ऐसी चीज, एक ऐसा विचार बनाते थे कि जो पाठक थे यानी जो उनके रचनाओं को, उनके लेखकों को पढ़ते थे तो उनका मन, हृदय जो था उनका गदगद होने लग जाता था, यानी बहुत ही प्रसन्न होने लग जाता था। और अभी आपको पता भी चलेगा कि कितने अच्छे, कितने महान प्रतिभा के कवि थे। जब हम इनकी जो एक अद्भुत अपूर्व शब्द को पढ़ेंगे तो देखना कितना मजा आता है। ये इनकी बेस्ट कृति मानी जाती है वैसे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है इनके विषय में, आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको समझाऊंगा, अब मैं समझाता हूँ। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। अब यहाँ पर अपने पास दो चीजें होती है ना। एक होती है तद्भव और एक होती है तत्सम। एक होती है तद्भव और एक होती है तत्सम। अब एक तत्सम क्या होता है, तत्सम और तद्भव होते क्या है, देखो मोटे मोटे तौर पे समझना। तत्सम जो शब्द होते हैं ना, वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो सीधे के सीधे संस्कृत जो भाषा है, अपनी मूल भाषा है, उसी से ही अपनी प्राकृत भाषा निकलती है, उसी से ही अपनी हिंदी भाषा निकलती है, सबको मालूम है। लेकिन यहाँ अपन को मालूम होना चाहिए कि संस्कृत के जो भाषा है उसके भी शब्दावली होती है, उसका भी एक शब्दकोश होता है, उसकी भी एक डिक्शनरी होती है। तो उस डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हमारे को पता है। तो उन वर्ड्स को यदि हम सीधे सीधे हिंदी की भाषा में यूज करते हैं, हिंदी की डेली भाषा में यूज करते हैं, तो ऐसे शब्द कैसे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। और तत्सम शब्द कहलाते हैं, माफ कीजिए, जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो यहाँ पर लिख रखा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए तो जाते हैं
परंतु उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनको रिफाइन कर देते हैं, उनको परिमार्जित कर देते हैं। परिमार्जित करके जो शब्द यूज किए जाते हैं हिंदी में उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। अब मैं थोड़े एग्जाम्पल दे दूं, जैसे तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जैसे अग्नि, अंध, अमृत, अर्ध, अष्ट, अर्षु, अक्षी, अज्ञानी, आम्र, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अष्ट हो गया, है ना, अष्ट। अष्ट क्या होता है, हम कभी कभी इसको हिंदी में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। तो है तो ये संस्कृत का मूल है, तो ये संस्कृत का, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए, दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर है अष्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है अपने अष्ट। ये अष्ट क्या है, ये संस्कृत का वर्ड है। किसका है, संस्कृत का। लेकिन हम इसको कभी कभी किस में यूज कर लेते हैं, हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो शब्द है, ये जो पूरा का पूरा ये जो मैंने आपको समझाया, ये जो शब्द है वो क्या कहला जाता है, एक बारी में तत्सम शब्द कहला जाता है। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। क्लियर है ना, तत्सम शब्द कहला देता है। लेकिन हम यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो कौन से शब्द को प्रयुक्त करते हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जैसे तद्भव का मैं आपको एक उदाहरण दूं, आग, है ना, आग। आग क्या होती है, एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। अब ये इसका जो संस्कृत वर्ड होता है ना वो होता है अग्नि, है ना। आग को अपन संस्कृत वर्ड में क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत वर्ड तो इसका क्या है, अग्नि। आग क्या है, हिंदी वर्ड। तो इसको हिंदी में जब अपन ने प्रयोग किया ना, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रकार जो परिमार्जित प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, तद्भव शब्द। ये अपन को डायरेक्ट होते हैं। यदि आप बोलेंगे कि सर हमारे को तत्सम और तद्भव शब्द समझाओ, तो अपन इस पे भी संभवतः एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी अपने काम नहीं आएगा, ये 11th में काम आता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे तो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। लिख रखा है आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। बहुतायत यानी प्रॉस्पेरिटी है, यानी बहुत ज्यादा ये मिलते हैं आपके, है ना। आपकी जो कृतियां, आपके जो लेख हैं उसमें तद्भव शब्दों की बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है, ठीक है ना। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से, लोकोक्ति जानते ही हैं अपन, कहावतें जो होती हैं जो अपने समाज में व्याप्त हैं, जो फैली हुई हैं, है ना। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। लालित्य यानी लालचपन आ गया है, यानी किसी चीज को ग्रहण करने के लिए हम, जैसे लालचीपना होता है ना, वैसे ही लालचीपनापन को इनकी जो लेखन कार्य है उसको पढ़ने में आता है कि और भी मजा आए, और भी मजा आए, और हम इनके पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। जो साहित्य प्रिय होते हैं, यानी जो साहित्य को पढ़ने वाले होते हैं, वो तो अपने उनका समय ही पूरा किस में व्यतीत हो जाता है, साहित्य को पढ़ने में ही, है ना। तो इन चीजों को समझिए। स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर रोचकता बढ़ाने के लिए, यानी क्यूरियसिटी बढ़ाने के लिए, यानी उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य को भी प्रयोग किए हैं। हास्य और व्यंग्य ये साहित्य के दो ऐसे शस्त्र माने जाते हैं, ऐसे शस्त्र माने जाते हैं। लाइक मैं बताऊं, जैसे इंद्रदेव होते हैं, उनके हाथ में जो वज्र होता है, वज्र माना जाता है सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है। उसी प्रकार साहित्य का जो सबसे शक्तिशाली होता है वो होता है हास्य और व्यंग्य। ये जो जिस साहित्य लेखन में हास्य और व्यंग्य का प्रयोग होता है वो साहित्य बहुत ही मजेदार हो जाता है ना। वो जो शैली होती है, वो जो पढ़ने की बात होती है, वो एकदम मजा आ जाता है पढ़ने में। तो ये हास्य यानी हंसना, हंसाता भी है, व्यंग्य यानी आलोचना भी करता है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे हास्य का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था अपने लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके अंतर्गत जो कवि थे तुलसीदास जी, उन्होंने लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कर रहे थे, हास्य में ले रहे थे। तो ये चीजें थी कि लक्ष्मण जी जो थे वो जो परशुराम जी के जो बातें थी उनको हास्य यानी हास्य शैली में लिखा गया था। तो वो चीज है। व्यंग्यात्मक वर्ण भी कहा गया थे जो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहे, तो वो व्यंग्या में थे। ये चीजें थी। उनकी देश यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित
हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित करा। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी हम यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र इनका मूल नाम था, लेकिन भारतेंदु जो है, भारतेंदु इनको उपाधि दी गई किसके द्वारा? इनके युग की, मतलब इनके समय की जनता के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? भारतेंदु की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ये देश सेवा और साहित्य सेवा, है ना, ये देश सेवा भी करते थे और साहित्य सेवा भी करते थे। ठीक है, क्लियर है भैया? चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ठीक है ना, यानी इन्होंने इसका संपादन किया, इसको लिखा, इसको आगे बढ़ाया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, यानी 175 ग्रंथ लिखे हैं। बताइए, मैंने भी बताया था इनकी आयु कितनी थी, बताइए, भूल तो नहीं गए? आयु कितनी थी? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। और 35 वर्ष में इन्होंने कितने ग्रंथ लिख डाले? 175। बताइए है कि नहीं? लग रहा है ना कल्पना? बिल्कुल। 35 वर्ष की अल्प आयु में 175 ग्रंथ लिख डाले। ग्रंथ बोल रहा हूं मैं, पुस्तक नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ लिख डाले। ग्रंथ में दिमाग का बहुत स्थिर होना बहुत जरूरी होता है, तो वो लिख डाले इन्होंने सिर्फ 35 वर्ष की आयु में। तो आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को संभवतः पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयारी करके रखें, इसकी तैयारी करके रखें, है ना। और मैं इसके पॉइंट्स भी बनवा दूंगा, और भी दिक्कत होगी कहीं भी, वैसे तो मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, और कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट लिख देना, लाइव चैट चल ही रहा है उसमें बता देना। आगे लिख रहे हैं कि जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं, यानी उनमें से 175 ग्रंथ जो इन्होंने लिखे उनमें से बहुत से केवल अनुवाद ही हैं, अनुवाद ही करे इन्होंने। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिकी हिंसा, हिंसा न भूति, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंदावली, नाटिका, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण बोला जाता है, मतलब हिंदी साहित्य का जो सबसे अच्छा नाटक कहा जाता है वो मुद्रा राक्षस कहा जाता है। तो इस संदर्भ में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थोड़ा महत्वपूर्ण है। आदि बहुत प्रसिद्ध है ना। ये हुआ यहाँ पर आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पर तो लेखक यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर लेखक परिचय, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इनका जो लेखक परिचय था, इनका जो लेखक परिचय था वो अपना कंप्लीट होता है। अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखने वाले हैं इनका, स्टार्ट करते हैं एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ को, है ना। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को स्टार्ट करने से पूर्व हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो हमारा पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसके अंदर वर्ड आ रहा है अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है वंडरफुल, है ना। क्या होता है? वंडरफुल, यानी आश्चर्यजनक। एक अद्भुत यानी एक आश्चर्यजनक। अपूर्व, अपूर्व यानी होता है रेयर, रेयर को समझते हो ना आप, अनोखा, बहुत ही अनोखा। जैसे ये सारे के सारे काले दिख रहे हैं, लेकिन इसमें रेयर है कौन? ये वाला, ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये रेयर है। क्या है? रेयर है। तो ये अनोखा है इन सभी कालों में से, इन सभी कालों में से ये जो ब्लू है वाला है ये अनोखा है। इसी प्रकार एक आश्चर्यजनक अनोखा स्वप्न यानी सपना, यानी एक प्रकार का सपना है जो किसके द्वारा देखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा देखा गया, जो कि कैसा था? प्रकृति में उसकी प्रकृति कैसी थी? आश्चर्यजनक था वो, यानी वंडरफुल था, अनोखा था, यानी हर कोई नहीं देख सकता था उस सपने को, है ना। जो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो सपना देखा वो हर कोई नहीं देख सकता था, इसलिए उसको अनोखा नाम दिया गया। और उसकी जो प्रकृति थी वो बहुत ही अनूठी थी, अलग थी, इसलिए उसको आश्चर्यजनक कहा गया। उसके जो परिणाम थे वो बड़े ही आश्चर्यजनक थे, इसलिए उसको आश्चर्यजनक कहा गया। तो ये मूलतः ये जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, ये एक प्रकार का क्या है? स्वप्न के विषय में बताता है। किसके स्वप्न के विषय में बताता है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के स्वप्न के विषय में बताता है कि उन्होंने जो स्वप्न देखा वो क्या था। तो मैं आपको पाठ्य पुस्तक में ले जाने से पूर्व, पाठ्य पुस्तक में तो बाद में जाएंगे, उससे पूर्व मैं आपको बता देता हूँ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये मुख्यतः इसमें है क्या, इसमें बताया क्या गया है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैंने आपको बता दिया एक सपना है। तो सपने में ये क्या देखते हैं, इन्होंने अपना सपना डिवाइड करा था, यानी इन्होंने बहुत से विचार करे, स्वप्न में ही बहुत सारे विचार करे। तो वो कौन कौन से विचार थे? सबसे पहला विचार इन्होंने करा था मंदिर बनवाने का, है ना। इन्होंने सपना देखा, इन्होंने सपना क्या देखा, क्यों देखा सपना? ये अपना नाम बढ़ाना चाहते थे, यानी इन ये चाहते थे कि मृत्यु के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो इसलिए इन्होंने एक सपना देखा और सपने में इन्होंने क्या देखा कि मैं एक मंदिर बनवा दूं, तो है ना मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी कि भाई वो व्यक्ति था जिसने ये मंदिर बनवाया, देखो आज भी लोग इतना सब कुछ पूछते हैं। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि जिस समय का मैं हूँ, जिस समय में मैं रह रहा हूँ, उस समय अंग्रेजों का शासन है। यदि इस समय में मैंने क्या बनवाया, यदि मंदिर बनवाया, तो ये अंग्रेज मंदिर तोड़ देंगे और यश के कारण, यानी जो मैं चाहता था मेरा नाम हो, उसके कारण वो तो ना मुझे मिलने वाला है। ऐसा यदि मंदिर ही टूट जाएगा तो कौन पूछेगा। तो इन्होंने ये जो विचार था, इनका जो सपना था, ये भी इन्होंने हटा दिया। पहला मंदिर बनवाना था, दूसरा पुस्तक लिखने का, है ना। दूसरा क्या था? पुस्तक लिखूंगा और यदि लोग इसको पढ़ेंगे तो वो मेरी वाह वाह करेंगे, क्या पुस्तक लिखी। लेकिन उन्हें ये विचार भी ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि आलोचकों द्वारा, यानी इनकी पुस्तक पढ़ेंगे लोग और बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत खराब लोग हैं। तो यश के यानी महिमा के कारण इनके ऊपर क्या पड़ जाएगा? आलोचक, यानी इनकी बुराई होने लग जाएगी। तो इन्होंने ये भी त्याग दिया। ये जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, ये जिस सपने पे टिका हुआ है, जो इसका मूल सपना है, जिस पर इन्होंने कार्य किया, जो इन्होंने सोचा कि हाँ ये सही है, वो सपना था पाठशाला का, है ना। पाठशाला बनवाने का, यानी एक स्कूल बनवाने का, एक पाठशाला बनवाने का, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ही है ये पूरा पाठ। तो अपन देखेंगे इसको। लेकिन अब अपन ने जब मोटे मोटे तौर पे समझ लिया कि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो सपना था वो था पाठशाला बनवाने का। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन देखेंगे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का पाठ परिचय, कि पाठ में है क्या, पाठ्य पुस्तक के आधार पर, है ना। ये पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। तो लिख रखा है, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। प्रस्तुत निबंध, ये एक निबंध है भारतेंदु जी की विनोद प्रिय। विनोद का अर्थ क्या होता है? ह्यूमर। इसको इंग्लिश में तो अपन कहते हैं विनोद को ह्यूमर, या फिर हम इसको यदि हम कहें इसको हिंदी में, विनोद का अर्थ होता है भाव, है ना। भाव का, हास्य प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है, या आनंद का। यहाँ जो निबंध है वो आनंद, इसको जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को आनंद आता है। तो ये किस प्रकृति का है? आनंद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है, यानी प्रतिनिधि उदाहरण है, यानी बिल्कुल आपको इसमें आनंद मिलेगा इसको पढ़कर, हंसी भी आएगी, है ना। तो हंसी का एक उदाहरण है इसमें, यानी इस निबंध में उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। बार बार हास्य आ रहा है, यानी हंसने को मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे तो अपन को हंसना जरूर पड़ेगा, यानी अपन को हंसी आएगी। तो लिख रखा है, इसमें उन्होंने तत्कालीन मतलब होता है, तत्कालीन मतलब उस समय का, है ना। तत्कालीन यानी उस समय का समाज का एक व्यंग्य यानी आलोचना से, व्यंग्यपूर्ण यानी आलोचना से भरा चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है ना। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायत रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। वापिस से समझेंगे। देखो, संसार में प्रत्येक मनुष्य
अपने यश के लिए, यानी अपने नाम को उजागर करने के लिए, अपने नाम की महिमा करने के लिए। जैसे मैं बात करूं महात्मा गांधी जी, आज उनका नाम अमर हो चुका है ना। सुभाष चंद्र बोस जी, महाराणा प्रताप जी, ये जितने भी थे महान पुरुष, इनका नाम अमर हो चुका है। तो इसी प्रकार से भारतेंदु जी भी अपना नाम अमर करना चाहते थे कि मेरा नाम भी अमर हो, मेरी भी, मेरे मरने के बाद यानी मेरे मृत्यु के बाद लोग मेरी भी नाम की क्या करें, सम्मान करें, मेरे नाम को भी बार बार लें। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायित रहता है। ललायित यानी लालची रहता है ना। कहीं ललायत यानी होता है लालची रहना, है ना। तो ये समझने की बातें हैं। कुछ शब्द होते हैं ललचाया हुआ, है ना, प्यार प्रकार ललायत रहता है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। वर्ण्य विषय यानी मूल विषय है। वर्ण्य विषय यानी वर्णन करने वाला विषय है। वर्ण्य का मतलब क्या होता है, वर्णन करने वाला विषय, है ना, जिसकी अपन वर्णन करने वाले, यानी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय यानी वर्णन विषय करने वाला है। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने नाम को अमर करता है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है एक 1 मार्क क्वेश्चन में, या अपन जो पठित गद्यांश होते हैं उसके अंतर्गत पूछा जाता है कि जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का वर्ण्य विषय लिखिए। तो वहां अपनी टाइटाई फिस हो जाती है कि भाई साहब वर्ण्य विषय, पहले तो वर्ण्य का अर्थ पता होना चाहिए कि वर्ण्य का अर्थ क्या होता है ना। तो वर्ण्य विषय यानी वर्ण्य का अर्थ होता है वर्णन करने वाला, है ना। तो यहाँ पर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का वर्ण्य विषय क्या है, बताइए, नहीं पता। वर्ण्य विषय क्या है कि किस प्रकार एक मनुष्य अपने यश के लिए, अपने नाम के यश को या अपने नाम को अमर करने के लिए किस प्रकार प्रयत्न करता है, यही इसका वर्ण्य विषय है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जर्जित का अर्थ क्या होता है, मलिन, है ना, मलिन, है ना, मलिन होता है, मलिन, नीच हो गया था, मतलब किस प्रकार से मलिन हो गया था, गंदा हो गया था अपना जो समाज था, किस से, धर्मांधता से, है ना, धर्म के अंधेपन से, स्वार्थपरता से, स्वार्थ के लिए, अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से, है ना, इनसे मलिन हो गया था अपना जो समाज था। और तो और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में यानी आलोचना करते हुए, यानी उनको आलोचना करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी जैसे जैसे अपन शब्दों को पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को अपने दिमाग में चित्र बनता जाएगा, ठीक है। ये तो वो अपना पाठ परिचय यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन क्या देखेंगे, पाठ को स्टार्ट करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं पाठ को। देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब अपना आता है पाठ। तो पाठ में क्या है, एक एक चीज को समझेंगे, कहीं भी नहीं जाना है अपन को, एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि जब तक अपन पाठ नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लिख रखा है, आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई, है ना। यानी लेखक कहता है कि एक रात वह जैसे ही पलंग पर आकर लेटा उसे नींद आ गई। पर्यक का अर्थ क्या होता है, पर्यक का मतलब क्या होता है, पलंग, है ना। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई, यानी लेखक क्या कहता है, आंख लगना मुहावरा है ये, समझ रहे हो क्या। मैंने कहा था ना लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो आंख लगना ये क्या एक मुहावरा है। और पर्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने पलंग, है ना। तो लिख रखा है, आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सोते में सोचता क्या हूं, यानी सोते हुए मैं क्या सोचता हूं कि क्या इस चलायमान, चलायमान का अर्थ क्या होता है, नाशवान, शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। यानी कि नींद की दशा में ही, यानी सोते सोते ही कवि ने विचार किया कि संसार में
जीवन स्थायी नहीं है। क्या इस लाइन का मतलब क्या? जीवन स्थायी नहीं है। ठीक है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी गया है। चलो कहा भी गया है तो बात को समझेंगे, लेकिन यहाँ लिख रखा है इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति, युक्ति का अर्थ क्या होता है? तरीका या उपाय, या कोई उपाय में इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति या उपाय निकल आवे या मिल जावे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति का मतलब क्या होता है? यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का, चपल यानी इस चंचल जीवन का क्षण भर भरोसा नहीं यानी विश्वास नहीं होता कि कब क्या हो जाए। अभी मैं जिंदा हूं और अगले समय मर जाऊं। तो इस प्रकार के विचार भावना हरिश्चंद्र जी रखते थे कि क्या पता, मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ लिख रखा है मुझे पूरा विश्वास है कि इस चपल जीवन यानी इस चंचल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी गया है। किसके संदर्भ में? क्षण भर के जीवन के संदर्भ में। तो क्या कहा गया है, लाइनों को देखेंगे। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। है मतलब श्वास श्वास पर हरि भजो, यानी कोई भी सांस जो है उसको वृथा यानी व्यर्थ मत जाने दो। अरे पगलों, ये जो अपनी श्वास यानी सांस जो है, एक भी सांस को क्या मत जाने दो? व्यर्थ मत जाने दो। हर एक श्वास का उपयोग करो। किसके लिए? भगवान का, यानी हरि का नाम लेने के लिए हर एक सांस का उपयोग करो। ना जाने, अगली लाइन लिखे, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए, यानी क्या पता कि अगले क्षण ये सांस आए ना आए। आवन यानी आए ना आए, है ना? क्लियर है? श्वास पर हरि भजो, हर एक सांस पर आप क्या भजो? हरि का नाम यानी भगवान का नाम भजो। क्या पता अगली सांस आए ना आए, अगर हम हरि का नाम भज रहे हैं तो हमारा जरूर कल्याण होगा। इस प्रकार की मनोवृत्ता यहाँ पर बताई गई है ना? तो यहाँ पर इसके विषय में आपको कहा गया है। आगे बढ़े, लिख रखा है, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। देखो समय सागर में, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार जो है उसका उपयोग किया गया है। देखो समय सागर में, यानी सागर को, यानी जो समय है, जो देखो समय है उसको किसकी भांति बताया गया है? सागर की भांति। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। मग्न का अर्थ क्या होता है? विलीन हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। कालवश का होता है समय के प्रभाव से। कालवश यानी काल, यहाँ देखो दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। बातों को क्लियर कर लेना, एक एक बात को, फिर मत बोलना कि आया नहीं, क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट करके बोलते हैं काल और एक वर्ड आ रहा है वश, है ना? इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है कालवश। तो काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। और वश का अर्थ होता है क्या? प्रभाव, है ना? तो समय का प्रभाव, इन दोनों वर्डों को मिलाकर क्या बनता है? कालवश, यानी समय का जो प्रभाव है, समय का जो वश है, उसके प्रभाव से, यानी समय के प्रभाव से शशि सूर्य भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा काल के प्रभाव से। इसलिए तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्या है? आगे लिख रखा है, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आवेंगे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आवेंगे। यानी कि यदि हमारे को आकाश में तारे भी कुछ समय बाद नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना? दृष्टि यानी देखने में आएंगे, है ना? केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं।
यानी इस चीज को ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से समझना। यहाँ लिख रखा है केवल कीर्ति कमल संसार। कीर्ति कमल, कीर्ति कमल का अर्थ क्या होता है? कीर्ति कमल का अर्थ होता है, कीर्ति यानी तो यश होता है ना। कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे, संसार ये तद्भव शब्द हैं सारे के सारे, है ना। में रहे वा ना रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे। तप्त तवे की बूंद यानी गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद। जिस प्रकार से गर्म तवे पर पानी की बूंद पड़ती ना, उस प्रकार से सब हुए बैठे हैं। और इसमें भी हम क्या सोचते हैं, अपने नाम को बढ़ाने की। लेकिन इस लाइन का अच्छी तरीके से मतलब समझो। इस लाइन का मतलब है जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरती है ना, गिरते ही नष्ट हो जाती है और क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाती है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। संसार में जो प्रत्येक वस्तु है वो कैसी है? अस्थायी है। एक ना एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए जो हरिश्चंद्र जी वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि मैं क्या करूं, अपने नाम को आगे बढ़ा दूं। क्या पता अगले क्षण क्या मृत्यु आ जाए, है ना। ये चीजें बताते हैं। आगे लिखा है, इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन जो अभी पिछला वाला पैराग्राफ था, ये वाला पैराग्राफ था, इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि जिस प्रकार से एक तवा, गरम तवा होता है, उसके ऊपर एक बूंद गिरती है और वो एकदम भाप बन के उड़ जाती है, उसी प्रकार जो संसार है इसमें प्रत्येक वस्तु अस्थायी है ना, वो कभी भी उड़ सकती है। तो इस हेतु, किस हेतु से समझा दिया? इस हेतु बहुत काल तक यानी बहुत समय तक सोचा और समझा। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सोचा और समझा, और प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, यानी कोई मंदिर बना लूं। देवालय यानी जहाँ देव प्लस आल्य, है ना। देव प्लस आल्य यानी देवों का आल्य, यानी जहाँ देव रहते हैं। और देव कहाँ रहते हैं? मंदिरों में रहते हैं। तो प्रथम क्या विचार आया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को? प्रथम क्या विचार आया कि वो एक देवालय बना दे। क्या बना दे? एक देवालय बनाकर छोड़ जाओ। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार, सभ्यता यानी इन दिनों में जो सभ्यता चल रही है, और इन दिनों में किसकी सभ्यता चल रही थी? अंग्रेजों की सभ्यता चल रही थी। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समय था, उस समय अंग्रेजों का जो पलड़ा था, यानी अंग्रेजों का जो जमाना था, रहता था, है ना। तो परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। समझ रहे हो? यानी ऐसा ही चलता रहा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे दिया तो मंदिर की ओर कोई मुंह भी नहीं फेरेगा, है ना। सबके सब क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर उन्होंने देवालय बनवाने का जो विचार था वो छोड़ दिया कि छोड़ो यार, क्या करेंगे मंदिर बनवा के, और यश की जगह अपयश प्राप्त हो जाएगा, है ना। फिर आगे लिखते हैं, फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। फिर दूसरा विचार आया कि पुस्तक रच लूं, क्या पता इससे कुछ काम बन जाए। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र जी कहते हैं परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। देखो, इस पाठ को बड़े ही शांति तौर पर पढ़ोगे ना, एक एक बात समझ में आएगी। इसको एक पाठ के तौर पे मत पढ़ो, ऐसे समझो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद आपको बोल रहे हैं, उनकी जो स्वप्न है वो सुना रहे हैं। तो इसको आराम से सुनो, हेडफोन लगाओ कानों में और एकदम मस्त कर फ्रेश होकर सुनो। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये क्रिकेट विकेट लिखा है ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो लोग हैं, लोगों से अर्थ है इसका, है ना।
तो यहाँ पर लिख रखा है, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट किरकिटे काट कर आधे से अधिक निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, यानी एकदम अपयश प्राप्त होगा, है ना। एकदम से यश तो मिलेगा नहीं, क्या यश तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा। क्लियर है। चलिए, यानी यहाँ पर लोग इनकी आलोचना कर डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी तो यहाँ तक ही, ये पैराग्राफ अपन ने यहाँ तक कंप्लीट करा। आगे के जितने भी पैराग्राफ हैं आज के इस वीडियो में 2 पैराग्राफ अपने कंप्लीट हुए, प्लस लेखक परिचय, प्लस अपना बहुत सी बातें करी अपन ने। एक अद्भुत अपूर्व सपना, इसका पाठ का शीर्षक का शब्द परिचय समझा, शब्द का अर्थ समझा, बहुत सी बातें करी हैं आज की इस वीडियो में। और मैं देख रहा हूँ कि 45 मिनट की वीडियो होती जा रही है, तो अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में अपन आगे की जो अपना अध्याय चलेगा उसको अपन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।